गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लीगल वर्ड है, पहला वर्ड है रूल। रूल मीन्स शासन करना भी होता है। टू गवर्न शासन करना, ए काइंड ऑफ रेगुलेशन और बाई लॉ। देखो, रूल माने नियम भी होता है और रूल माने शासन करना भी होता है। जैसे आप कह सकते हैं अंग्रेजों ने यहाँ 2 साल रूल किया है। ब्रिटिश रूलर्स, रूल से रूलर बनता है, जो शासन करता है वो शासक होता है, तो रूल से रूलर बन जाता है। और रूल मीन्स नियम भी होता है। कानून क्या है? कानून भी वही नियम है जो राज्य सरकार द्वारा, जो न्यायालयों द्वारा न्याय के प्रशासन के लिए लागू किए जाते हैं। आप लोग जूरिस्प्रूडेंस से पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ, तो परिभाषा कई लोगों ने अलग अलग प्रकार से दिया है, लेकिन उसका निचोड़ यही निकलता है कि लॉ इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ रूल्स। सारे नियमों का एक निकाय है। अगर हम बंडल करके देखें, अगर हम समग्र रूप से देखें, तो लॉ क्या होती है? लॉ बहुत सारे नियमों का एक समग्र निकाय है। और वो नियम कैसे होते हैं? जो कि हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या को नियमित करने के लिए, विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, न्याय प्रशासन द्वारा लागू किए जाते हैं। व्यवस्था तभी चलती है जब कोई नियम हो, अदरवाइज तो फिर अव्यवस्था होगी। और फिर कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? लॉ एंड ऑर्डर वही है जो नियम से चले, रूल से चले, एज पर रूल। रूल जो कि बुक्स में या किताबों में मिलते हैं, उसके अनुसार जब समाज का, सरकार का प्रशासन चलता है। तो एक तो रूल मतलब नियम होता है और एक रूल मतलब शासन करना होता है। आप कह सकते हैं अकबर रूल्ड इन इंडिया, औरंगजेब रूल्ड इन इंडिया। पहले के राजा लोग शासन करते थे। आजकल कोई एक व्यक्ति का शासन नहीं है, आजकल क्या है? प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र में कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, ठीक है ना? लेकिन रूल है। रूल मीन्स नियम, ए काइंड ऑफ रेगुलेशन और बाई लॉ। और रूल मीन्स शासन करना, टू गवर्न। अब जैसे आप इसका यूज करेंगे तो रूल ऑफ लॉ मैंडेट्स दैट नो वन इज अबव द लॉ। अब रूल से ही बनता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ मैंडेट्स, मैंडेट्स मतलब अनिवार्य करता है, जरूरी बताता है, दैट नो वन इज अबव द लॉ and all are equal. In the eyes of law. In the eyes of law. Rule of law mandates, विधि का शासन। अब हमारे यहाँ कई बार प्रश्न होता है कि क्या रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ? सैद्धांतिक रूप से रूल ऑफ लॉ है। हमारा संविधान अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, सबको फंडामेंटल राइट देता है, ये रूल ऑफ लॉ का ही एक उदाहरण है। विधि के समक्ष सब समान है, विधि के समक्ष सबको समान संरक्षण मिलेगा। विधि किसी को नहीं देखती कि कौन किस जाति का है, कौन किस भूभाग का है, कौन किस क्षेत्र का है, कौन सी जाति है, क्या वर्ण है, महिला है कि पुरुष है, इस नॉर्थ इंडिया का है कि साउथ इंडिया का है कि ईस्ट इंडिया का है, कि फला जाति का है, फला धर्म का है, फला संप्रदाय का है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो प्रजा का बेटा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो। कानून, सैद्धांतिक रूप से कानून के समक्ष सब समान है। जो सजा किसी को मिलेगी
वही सजा, चाहे गरीब से गरीब को मिले चाहे अमीर से अमीर को मिले, वही सजा, उस काम का वही परिणाम उसे भी भुगतना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ फिर वही आ गया नियम। रूल ये शासन है और लॉ नियम है। रूल ऑफ लॉ मीन्स विधि का शासन। तो इस रूल माने नियम भी होता है और शासन भी होता है। दूसरा सेंटेंस एक और बताता हूं आपका। हेडेन्स रूल। हेडेन्स रूल इज आल्सो नोन एज मिस्चीफ रूल। Mischief rule in interpretation of statutes। अब आप जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे, स्टैट्यूट्स मीन्स क्या होता है? कानून। कानूनों का निर्वचन मीन्स कानूनों का अर्थ निकालना, किसी कानून को समझना, उसकी व्याख्या करना। तो कानून की व्याख्या या निर्वचन किस प्रकार किया जाएगा, इसके कुछ नियम है। आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ेंगे लिबरल रूल, गोल्डन रूल, लिटरल रूल, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। उसी में एक आता है मिस्चीफ रूल। और मिस्चीफ रूल रिष्ट का नियम, हिंदी में कहते हैं इसको रिष्ट का नियम। रिष्ट का नियम इस केस पर आधारित है। हेडेन्स का कोई एक केस हुआ था जिसमें न्यायालय ने, इंग्लैंड के कोर्ट ने एक तरीका बताया है कि किसी कानून को समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए। और ये मिस्चीफ रूल ये कहता है कि किसी कानून को समझने के लिए पहले हमें ये देखना चाहिए कि इससे पहले क्या कानून था इस विषय पर, और अगर इससे पहले कोई कानून था तो फिर हमको ये देखना चाहिए कि उस कानून के उस प्रावधान में जो इसकी जगह था क्या कमी थी, क्या दोष था, क्या त्रुटि थी, उसमें क्या मिस्चीफ था। मतलब किस दोष को दूर करने के लिए यह नया कानून बना है। दैट इज द मिस्चीफ रूल। मतलब व्हाट वाज द मिस्चीफ टू बी रेक्टिफाइड। कौन सा दोष दूर करने के लिए यह कानून बना है, उस दोष को दूर करने के लिए यह कानून बना है। इसलिए हमको व्याख्या इस तरह करनी चाहिए कि वह दोष दूर हो जाए। अर्थात न्यायालय को कानून की व्याख्या करते वक्त यह समझ लेना चाहिए कि जो भी कानून या जो कानून का प्रावधान है उसके पहले क्या कानून था, नया कानून किस नजरिए से आया था, और उस नजरिए को, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही नए कानून के या कानून के नए प्रावधान की व्याख्या करनी चाहिए। इसको मिस्चीफ रूल कहते हैं। अब ये हेडेन्स रूल और मिस्चीफ रूल दोनों जगह यहाँ रूल का मतलब नियम से है। अगला शब्द है हमारा रूलिंग। अभी रूल था, अब आया रूलिंग। रूलिंग, अब देखो रूलिंग में अगर आप इसको शासन के तौर पे देखें तो आप कह सकते हैं शासन कर रहा था, रूल से रूलिंग बन गया, ही वॉज रूलिंग। या आप कह सकते हैं औरंगजेब वॉज रूलिंग एट द टाइम ऑफ शिवाजी, या द ग्रेट मराठा क्षत्रप शिवाजी वॉज रूलिंग इन द एरा ऑफ औरंगजेब। तो वो शासन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर रूलिंग है किसी निर्णय के संदर्भ में। रूलिंग मतलब न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, उसको आप कहेंगे न्यायालय ने ये रूलिंग दिया। मान लीजिए केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो आप कह सकते हैं कि यह रूलिंग कब आई? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दी है, तो आप कह सकते हैं कि सर फर्स्ट टाइम जो रूलिंग है इस बारे में वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी निर्णय को बाद के मामलों में एक रूलिंग के तौर पे याद किया जा सकता है। रूलिंग मीन्स ए केस डिसाइडेड, ए डिसीजन मेड। कोई जो मापदंड, कोई जो निर्णय न्यायालय निर्धारित कर देता है उसको रूलिंग कहते हैं। ए डिसीजन बाय कोर्ट। न्यायालय का निर्णय। ऑर्डर, आदेश। The Supreme Court ruling are binding on all courts are India. The Supreme Court's ruling on all courts in India. सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वह भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। दूसरा यूज कर सकते हैं आप, द सुप्रीम कोर्ट कैन ओवररूल। द सुप्रीम कोर्ट can overrule its previous rulings. सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने निर्णयों को, पुराने आदेशों को पलट सकता है, अधिभावी कर सकता है। ओवररूल मीन्स अधिभावित करना, हिंदी में कहते हैं इसको अधिभावित करना, मतलब पलट देना, उनको अमान्य कर देना। अपने पूर्व के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट मानने से मना कर सकता है, ओवर रूल कर सकता है। अब इसके बाद अगला वर्ड है शेड्यूल। अब शेड्यूल को आजकल एक अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन इंग्लिश बोलने का एक फैशन सा चला है। एक्चुअली में ब्रिटिश इंग्लिश में इसको शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल। लेकिन अमेरिकन लैंग्वेज में, अमेरिकन इंग्लिश में इसको स्केड्यूल बोलते हैं, स्केड्यूल। तो आजकल शेड्यूल को स्केड्यूल बोलने का मैंने सुना है, कई लोग बोलते हैं। ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है इसका, अमेरिकन उच्चारण है इसका स्केड्यूल, और इंग्लिश उच्चारण है शेड्यूल। अब शेड्यूल मतलब अनुसूची भी होता है और शेड्यूल मतलब कार्यक्रम भी होता है। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर महोदय राजस्थान में आते हैं और 3 दिन 4 दिन का उनका कार्यक्रम है कि वो इस दिन उदयपुर में रहेंगे, इस दिन वह चित्तौड़ में रहेंगे, इस दिन वह बीकानेर में रहेंगे, इस दिन वह भरतपुर में रहेंगे, भरतपुर में 10 बजे उनका ये कार्यक्रम होगा, 12 बजे ये कार्यक्रम होगा। तो जो कार्यक्रम की लिस्ट बनेगी तो उसको भी शेड्यूल कहेंगे कि व्हाट इज हिज शेड्यूल। जब आप परीक्षा की डेट शीट निकलती है, अभी यूनिवर्सिटी परीक्षा की डेट निकालने वाली है, आप लोगों की परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर की होनी है, चौथे सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर की और छठे सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। कभी भी डेट शीट निकल सकती है। अब वो जो डेट शीट निकलेगी उसको भी कहते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। वो परीक्षा का टाइम टेबल है। तो शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल भी होता है और शेड्यूल मीन्स अनुसूची भी होता है।
संविधान में आप देखेंगे और भी कानूनों में होती हैं, सीपीसी में है शेड्यूल, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सीआरपीसी में है शेड्यूल, इसी प्रकार संविधान में भी शेड्यूल है। पहले शेड्यूल में ये है, दूसरी शेड्यूल में ये है, एक शेड्यूल में राज्यों की और संघ शासित प्रदेशों की सूची दी हुई है। 8वीं शेड्यूल में 8वीं अनुसूची क्या है, भाषा बताती है, कौन कौन सी भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है। 9वीं शेड्यूल में वह विषय हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा का आधार बनाने से वर्जित कर दिया है कि इन पर कोई मुकदमा किया ही नहीं जाएगा, मतलब इन विषयों को चैलेंज नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। वो एक अनुसूची है, 9वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची है, उन विषयों को बताती है इन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, इन पर राज्य सरकार कानून बनाएगा। और एक समवर्ती सूची भी है, तो कानून बनाने वाले विषयों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में। और इसी प्रकार 10वीं अनुसूची है जो कि यह कहती है कि सांसद या विधायक यदि जिस दल से चुनकर आए हैं उस दल से डिफेक्ट करते हैं, उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में जाते हैं, तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ये सब क्या है जो मैंने आपको बताया, ये सब शेड्यूल है, अनुसूची। अब आप इनका यूज कर सकते हैं। शेड्यूल मीन्स एन अपेंडिक्स टू एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। An appendix to an act of legislature। किसी कानून, विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून की कोई अपेंडिक्स, अपेंडिक्स मतलब जो कानून के बाद में लिस्ट वगैरह होती हैं, सीआरपीसी में भी है, सीपीसी में, बहुत सारे कानूनों में होती है, एक अनुसूची टाइप होती है, वो शेड्यूल है। अब इसको आप यूज करेंगे 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Seventh schedule of constitution provides for division of legislative powers between union and states। संविधान की 7वीं अनुसूची प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून बनाने की शक्ति का बंटवारा, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्यों के बीच में कानून बनाने की शक्ति के बंटवारे की व्यवस्था करती है 7वीं अनुसूची। आप ऐसे ही लिख सकते हैं 8th अनुसूची provides for languages। 10th schedule of constitution। 10th schedule of constitution provides for disqualification provides for disqualification of a member who defects। मेंबर की बजाय एमपी एमएलए कर लीजिए आप। MP or MLA who defects to other party or
does not follow the whip of a party. अभी आपने देखा है महीनों तक चला है राजस्थान में ड्रामा। सचिन पायलट और उनके ग्रुप के कुछ विधायक अलग हुए थे, कुछ दिन के लिए दूर हट गए थे और यहाँ पे महीना डेढ़ महीना पूरे राजस्थान से यूपी हरियाणा तक ये ड्रामा चला है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बीच में खींचातानी गवर्नर तक, और लास्टली सब कुछ सुलट गया मामला। झगड़ा यही था कि वो 15-20 विधायक जो सचिन पायलट के साथ हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे यदि वह भाजपा में ज्वाइन हो जाते, जैसा कि र्यूमर थी, जैसा कि प्रचार हो रहा था कि हो जाएंगे। यद्यपि सचिन पायलट कह रहे थे कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा पार्टी छोड़ के, मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा। ठीक है ना। तो ये कौन सी शेड्यूल में है प्रावधान? 10वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें ये प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो पार्टी के आदेश को नहीं मानता या दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है अपनी पार्टी छोड़ के, वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अयोग्य करार दे दिया जाएगा।